हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा था कि मंदिर क्या होते हैं। फिर जो मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, किस टाइम पीरियड में हुआ, उस समय रूलर कौन से थे। फिर हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस के जो टेम्पल होते हैं उनमें कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। उन सभी स्टेजेस के हमने एग्जाम्पल देखे थे। और लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य इंडिया, और जो हमारा साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, इनमें मंदिरों की कौन-कौन सी शैली पाई जाती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि उत्तर भारत की जो मंदिर वास्तुकला है वो। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो स्टैटिक जीके के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखेंगे। चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाए या किसी भी टेम्पल की लोकेशन के बारे में पूछा जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला है उसके बारे में। उसके लिए हमें मंदिर वास्तुकला की थोड़ी सी समझ विकसित करनी पड़ेगी कि जो हमारे मंदिर होते हैं उनका जो ग्राउंड प्लान है यानी कि जो भू योजना है वो कैसी होती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये इतनी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, तो उसका जो ग्राउंड है वो क्या है, यानी कि अगर हम बिल्डिंग्स को हटा देते हैं तो जो फाउंडेशन होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि जो ग्राउंड प्लान हो है वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है यानी कि आयताकार हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्टार फॉर्म में यानी कि तारामय, जो आप होयसल टाइप के टेम्पल देखेंगे उनमें आपको स्टार भू योजना देखने को मिलेगी। इसके अलावा सलीब आकार के भी हो सकते हैं, क्रूशी फॉर्म टाइप के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिरथ। इसके अलावा पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ भी देखे जाते हैं। क्लियर है? तो ये ग्राउंड प्लान है, मतलब इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनेंगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर होता है टेम्पल का वो कैसा होता है, यानी कि जो मंदिर की संरचना होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, किसी भी मंदिर की संरचना में आप ये 9 पॉइंट्स को सिमिलर देखेंगे, जिसमें जिसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक स्ट्रक्चर पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, ये 8 है और ये चारों तरफ 9 है। आइए इनके बारे में समझते हैं क्या। तो देखिए, जो फर्स्ट लिखा है वो है अर्धमंडप, जो सेकंड है वो है मंडप, थर्ड नंबर पे आता है महामंडप, फोर्थ पे है अंतराल, फिफ्थ पे मिलेगा आपको गर्भगृह, सिक्स्थ पर मिलेगा आपको प्रदक्षिणा पथ, सेवेंथ नंबर पे जो बने हुए हैं ये अनुप्रस्थ भाग, ये ट्रांजेप्ट्स हैं। इसके अलावा एट्थ नंबर जो है ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम जगती कहते हैं। और जो नाइन्थ नंबर है उस पर आपको दिख रहे होंगे सहायक तीर्थ स्थल, जो असिस्टेंट श्रीन होते हैं वो। तो किसी भी मंदिर की संरचना में आप ये 9 चीजें सेम देखेंगे, जिसमें अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, इसके अलावा अंतराल होगा, अंतराल के बाद गर्भगृह, गर्भगृह के बाद, गर्भगृह का मतलब है जो मेन डायटी होते हैं मंदिर के, जो मुख्य देवता होते हैं, अधिष्ठाता देवता होते हैं, उनकी इसमें स्टैचू यानी जो मूर्ति है वो स्थापित होगी। और उसके चारों ओर अगर प्रदक्षिणा पथ है तो उसको हमने 6 नंबर से यहाँ पे डिनोट किया है। क्लियर है? तो ये मंदिर का स्ट्रक्चर हो गया है। आइए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो ये सारे पॉइंट्स जो अपन ने देखे हैं कि लाइक गर्भगृह, मंडप, ये सब होते क्या हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, गर्भगृह के बारे में। दोस्तों, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह को सेंक्टम या बॉम्ब हाउस कहते हैं। ये एक स्मॉल क्यूबिकल होता है विद अ सिंगल एंट्रेंस, मतलब एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता है जिसमें प्रवेश हेतु छोटा सा द्वार होता है। और ये मेड टू हाउस द मेन आइकन, ये जो मुख्य अधिष्ठाता देवता होते हैं उनकी मूर्ति इसमें स्थापित की जाती है, इसलिए बनाया जाता है। तो यह है गर्भगृह। गर्भगृह, जैसे शिव टेम्पल है तो गर्भगृह में शिव स्थापित होंगे, विष्णु टेम्पल है तो विष्णु स्थापित होंगे, ये कहने का मतलब है गर्भगृह। दूसरा फिर हमने देखा था मंडप। मंडप क्या होता है दोस्तों? मंडप मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल होता है ये बड़े आकार का एक बरामदा स्तंभ युक्त होता है, यानी कि पोर्टिको और कोलोनेटेड हॉल होता है ये, जिसमें भक्तगण जो वर्षिय पर होते हैं वो पूजा करते हैं। चूंकि यहाँ पर भक्तगण इकट्ठे होते हैं इसलिए इसको सभा कक्ष या असेंबली हॉल भी कहते हैं। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, यानी कि जैसे जैसे टाइम का डेवलपमेंट हुआ तो इसी मंडप पर क्या होने लगा, शिखर यानी कि जो हम कह सकते हैं एक तरह से टावर है वो बनाया जाने लगा। तो लेटर माउंटेन बिगिन टू बिल्ड ऑन देम। अब जब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो इन शिखरों का जो शेप होता है वो घुमावदार होते हैं, यानी कि कर्विंग शिखर होते हैं। वहीं अगर साउथ इंडिया में बात करेंगे तो इनका जो शेप होता है वो पिरामिड नुमा होता है, जो पिरामिडल जो टावर होते हैं इसको विमान भी कहते हैं। तो अगर मंडप पर कोई आप कह सकते हैं शिखर बना है और अगर वो नॉर्थ इंडिया में है तो वो कर्विंग शेप में होगा, और अगर वो साउथ इंडिया में है तो वो पिरामिड शेप में होगा। क्लियर है? तो ये मंडप की बात हुई। मंडप के बाद फिर हमने देखा था वहाँ पे अर्धमंडप, कि अर्धमंडप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अर्धमंडप का मतलब है एंट्रेंस पोर्च, जो प्रवेश द्वार का जो बरामदा होता है उसको अपन अर्धमंडप कहते हैं। जैसे ही आप मंदिरों का स्टेयर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और जैसे आप एंटर करेंगे तो जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो अर्धमंडप होता है। क्लियर है? अर्धमंडप क्या, फिर हमने देखा था महामंडप।
महामंडप क्या होता है? महामंडप जो है वो मंडप का विस्तारण या बड़ा संस्करण होता है, एक्सटेंशन होता है किसका? मंडप का। जो मंडप था उसका एक बड़ा एक्सटेंशन हम देखते हैं तो वो महामंडप कहलाता है। फिर हमने देखा था 4th नंबर पे अंतराल। अंतराल क्या होता है दोस्तों? ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो गर्भगृह और मंडप को जोड़ता है, दैट कनेक्ट्स द गर्भगृह एंड मंडप। ठीक, तो ये हमने सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे थे टेम्पल के, उन सारे की बात की कि अर्धमंडप, मंडप, महामंडप क्या होते हैं। इसके अलावा अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ मतलब जहाँ पर हम परिक्रमा लगाते हैं। 8 नंबर पे जगती है, जगती का मतलब प्लेटफॉर्म जिस पर मंदिर बने हैं। और 9वें नंबर पे जो सहायक तीर्थ स्थल हैं उनको क्या कहते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम प्रॉपर बात कर लेते हैं नागर स्कूल के बारे में, नागर शैली के बारे में। दोस्तों जो नागर शैली है वो अस्तित्व में कब आती है, उसका ओरिजिन कब होता है? तो आफ्टर 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी के बाद। मेनली पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, मुख्यतः ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। साथ में आप देखेंगे देयर वर जनरली नो एलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और एंट्रेंस, मतलब आप देखेंगे जो उत्तर भारत में मंदिर होंगे उनके चारों कोई भी विस्तृत बाउंड्री वॉल या प्रवेश द्वार आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको टेम्पल ही दिखेगा, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी। कुछ इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तो एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे आप उड़ीसा में बात करेंगे तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल है, तो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि इनके यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं होती है। आगे आप बात करेंगे जो सेंक्टम होता है, सेंक्टम मतलब गर्भगृह, तो अ सेंक्टम सेंक्टोरम वाज ऑलवेज लोकेटेड बिलो दी टॉलेस्ट टावर, यानी जो गर्भगृह होता है वो हमेशा सबसे ऊंचा जो टावर होता है उसके नीचे स्थित होगा। यानी अगर आप मंदिर देख रहे हैं और मंदिरों में जो शिखर हैं, जो टावर हैं, तो अगर जो सबसे ऊंचा टावर होगा उसी के नीचे गर्भगृह होगा। गर्भगृह मतलब जहाँ पर मेन डाइटी यानी कि मुख्य देवता निवास करते हैं। क्लियर है? अब देखिए असेंबली हॉल और मंडप वॉज प्रेजेंट, अभी अपन ने देखा है कि सभा भवन या मंडप की उपस्थिति होती है जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उनमें। दूसरा, वाटर टैंक मोस्टली एब्सेंट, जो पानी के टैंक होते हैं वो अधिकांशतः नदारद होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं मोस्टली, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे आप देखेंगे मोढेरा का सन टेम्पल जो गुजरात में है वो नागर शैली का एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पर आपको वाटर टैंक देखने को मिलेंगे। लेकिन बाकी आप किसी भी नागर शैली के टेम्पल में देखेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको कोई वाटर टैंक नहीं दिखेगा। दूसरा, स्कल्पचर वॉज प्रेजेंट, मूर्तिकला की उपस्थिति होती है, यानी जो मंदिर होते हैं उन पर नक्काशी होती है स्कल्पचर्स की। एंड इमेजेस ऑफ द रिवर गॉडेस गंगा यमुना वर प्लेस्ड, जो गर्भगृह होता है उसके जस्ट बाहर आपको नदी देवी गंगा यमुना के चित्र भी रखे गए हैं। जैसे आप गर्भगृह में एंटर करेंगे तो उस पर या तो गंगा या यमुना, ये दो नदी देवियां हैं, इनका चित्र बना हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी नागर शैली की खास विशेषता है पंचायतन शैली, इनमें पंचायतन शैली उपस्थित होती है। दोस्तों पंचायतन शैली क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो मुख्य अधिष्ठाता देवता है उनकी जो मंदिर होगा वो मुख्य मंदिर एक बीच में होगा, उसके चारों कॉर्नर पर उनके सहायक मंदिर होंगे। जैसे मान लीजिए शिव टेम्पल है तो शिव टेम्पल मुख्य मंदिर हो गया, तो यहाँ पे कार्तिक, उनके चारों ओर आप देखेंगे तो ये कार्तिकेय का मंदिर है, ये गणेश का मंदिर है, ये पार्वती जी का मंदिर है और ये नंदी का मंदिर है। तो ये क्या हो गया? ये पंचायतन स्टाइल हो गया। तो पंचायतन स्टाइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ इंडिया में। तो ये कुछ फीचर हुए नॉर्थ इंडिया के जो नागर शैली है उसके बारे में। अब आगे बात करते हैं तो देखिए इसी शैली में हम जब आगे देखते हैं तो आपको स्वागत भवन भी देखने को मिलेगा, जो वेलकम हॉल होता है वो, जो कि एक पोर्टिको स्तंभों पर आधारित होता है। जैसे आप एंटर करेंगे तो एक स्वागत भवन होता है, तो पोर्टिको जो पिलर्स होते हैं सपोर्टेड बाय पिलर्स, उस पर आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, प्रदक्षिणा पथ की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ एंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन दी स्टोन प्लेटफॉर्म विथ स्टेयर्स, जो पूरा मंदिर होता है वो सीढ़ियों सहित पत्थरों के एक चबूतरों पर बनता है। अभी हम डायग्राम में देखने वाले हैं इसको। इसके अलावा क्रूसीफॉर्म प्लान एंड चैरियट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इनकी क्रूसीफॉर्म योजना और रथ संरचना भी आपको देखने को मिलेगी। रथ संरचना क्या होगी वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपसे पूछी जाए कि इनका दो मुख्य विशेषताएं बताइए नागर शैली की, तो वो है ये, एक क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लान, दूसरा कर्वीलिनियर टावर, जो वक्राकार टावर होता है वो, और क्रूसीफॉर्म प्लेन होता है वो। तो देखिए ग्राउंड प्लान जो क्रूसीफॉर्म होता है वो भी हम डायग्राम में तो आपको ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अपन क्रूसीफॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या लिखा है। टेम्पल आर बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, जो मंदिर होता है वो वर्गाकार प्लेटफॉर्म पर बना होता है, ठीक है, जिसमें सीढ़ियां होती हैं विथ स्टेप्स लीडिंग। दूसरा, प्रोजेक्शन ऑफ रथ सीन इन द मिडिल, बीच में यानी मध्य में आपको रथ का प्रक्षेपण दिखाई देगा, डायग्राम में भी क्लियर इसको समझेंगे। दूसरा, कर्वीलिनियर टावर की बात करते हैं तो शिखर इज बिल्ट, जो शिखर है वो कैसा होता है? वो वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार। एंड विथ आमलक, जो शिखर है उसका अंत होता है आमलक पर। एंड राइट अबव आमलक, आमलक के जस्ट ऊपर देयर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ कलश, आमलक के ठीक ऊपर आपको कलश देखने को मिलेगा। अब ये सारी बातें अपन इस डायग्राम पर अप्लाई करते हैं। सो देखिए ये हमारा मंदिर है, तो ये है प्लेटफॉर्म, जो ये प्लेटफॉर्म है इसी को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लान, ठीक है। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक उठता हुआ प्लेटफॉर्म है जिसको हम जगती के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे ये स्तंभ, इनको जंघा भी कहते हैं। और अगर आप इस शिखर का इतना हिस्सा और ये पिलर्स मिला लेंगे तो इनको बोलते हैं रथ। तो रथ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मध्य में, तो इसको बोलते हैं रथ संरचना। फिर ये शिखर है, शिखर के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा, शिखर का जहाँ अंत हो रहा है वहाँ ग्रीवा है, और ग्रीवा के बाद है ये आमलक, और आमलक के जस्ट ऊपर है कलश।
दोस्तों जो कलश होता है कहते हैं इसको 12 से 15 साल में इसको चेंज किया जाता है। इसमें गेहूँ के जो है वो दाने होते हैं, भरे जाते हैं और कहते हैं कि कभी भी कोई किसी गाँव या जहाँ पर ये मंदिर स्थापित उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो कहते हैं कि जो ये मंदिर के कलश के गेहूँ हैं, इनको खेतों में छिड़का जाता है और एक नई उत्पत्ति, एक नए जन्म का ये प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से कुछ कहानियाँ हैं इनकी। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है नागर स्टाइल में। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, जो नागर स्टाइल है इसकी भी कुछ और अन्य विशेषताएं हैं। वो क्या हैं कि डिवीजन ऑफ नागर स्कूल आर्किटेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ शिखर, यानी कि जो शिखर होता है उसके आधार पर हम नागर शैली की वास्तुकला का विभाजन करते हैं। और अगर हमें इस शिखरों के आधार पर, शिखर मतलब जो अभी हमने डायग्राम बनाया था इसमें यह है शिखर, तो इस शिखर के बेसिस पर नागर शैली को फिर 3 उप शैलियों में हम बांट सकते हैं। वो कौन? ये कहलाता है लतिन या रेखा प्रसाद, ये कहलाता है फमशाना और ये कहता है वल्लभी। देखिए लतिन में क्या होता है, जो शिखर होता है वो कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक। वहीं फमसाना में आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्रॉडर, चौड़ा हो जाता है। और वल्लभी में आप देखेंगे ये थोड़ा आयताकार बेस पर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो आइए हम बात करते हैं लतिन, फमसाना और वल्लभी के बारे में। देखिए ये एक वेरी कॉमन और सिंपल शिखर है, बहुत ही आम और सामान्य शिखर होता है। एंड टावर इज हैविंग स्क्वायर बेस एंड कर्विंग एट टॉप, जो इसका आधार होता है वो वर्गाकार होता है और शीर्ष जो होता है वो वक्रित होता है। द टॉप इज कॉल्ड रेखा प्रसाद, तो जो इसका शिखर है वो क्या कहलाता है, वही रेखा प्रसाद या लतिन कहलाता है। और ध्यान रखना, ये जो शिखर हैं, जो लतिन शिखर हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू दी कवर द गर्भगृह, ये गर्भगृह के ऊपर या गर्भगृह को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। तो दे आर कंस्ट्रक्टेड टू दी कवर द गर्भगृह, ये है लतिन या रेखा प्रसाद। अगर हम हमसाना की बात करते हैं तो देखो शिखर इज ब्रॉडर, इनका जो शिखर होता है वो चौड़ा होता है एंड शॉर्टर देन लतिना, मतलब जो लतिन है उसकी अपेक्षा छोटा और चौड़ा होता है। लो हाइट, इनकी ऊंचाई भी कम होती है। एंड मेनली दिस शिखर इज नॉट शार्पली राइजिंग, यानी हम जो कह सकते हैं जो शिखर है वो तीव्र उठे हुए नहीं होते हैं, जैसे कि आपने रेखा प्रसाद में देखा है। एंड जो फमसाना होता है वो बनाए जाते हैं टू कवर मंडप एरिया, जो मंडप अभी हमने देखा था, मंडप को कवर करने के लिए जो शिखर बनाए जाते हैं उनको फमसाना शिखर कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं वल्लभी की। वल्लभी क्या है? दिस टाइप ऑफ शिखर ऑन दी रेक्टेंगुलर बेस, यानी कि इनका जो आधार होता है वो आयताकार होता है। एंड दे राइजेज इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर, एक जो इनकी छत होती है वो मेहराबदार कक्षों में ऊपर की ओर उठती हुई होती है और इनका जो प्रकोष्ठ होता है वो गुंबदाकार होता है। तो आप देखेंगे ये गुंबदाकार प्रकोष्ठ होता है और इनका जो आधार होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो वल्लभी, फमसाना और रेखा प्रसाद, ये शिखर के बेसिस पर नागर शैली की वास्तुकला का विभाजन हमने देखा। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में, तो ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बना हुआ है ये कैसा है, रेखा प्रसाद या लतिन। दूसरा ये है असेंबली हॉल, जिसको मंडप कहते हैं, मंडप के ऊपर जो शिखर बना हुआ है ये फमसाना कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से लतिन, फमसाना और वल्लभी हमने देखा। अब देखिए दोस्तों, जो नागर शैली है, नागर शैली की उपशैलियां होती हैं, 3 सब स्कूल होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है ओडिशा शैली, ओडिशा स्कूल, खजुराहो या चंदेल स्कूल या सोलंकी या चालुक्य स्कूल। इनकी जो 3 उपशैलियां हैं, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी, इनको अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इनके नोट्स ना बनाने पड़े। एज इट इज़ आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।